नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में। और जैसा कि मैं अभी जो शुरू कर रहा हूँ सीरीज़ चालू कर रखी है मैंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और इसमें हम 1950 से लेकर के 1990 तक जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई हैव cleared this thing in my previous video that we can divide the whole economic policies in two stages. One is first stage 1950 to 1990 and then from 1991 to continue. तो इससे पहले वीडियो में मैंने बात की कि जो 5 ईयर प्लान थे, आज हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग थी, उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, इन सब का हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी रही टिल 1990 उसके क्या मेन फीचर रहे, किन चीज़ों पर फोकस किया गया, क्या खास बातें थी इस पॉलिसी की, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, बिकॉज आवर पॉलिसी मेकर वर इन्फ्लुएंस्ड बाय रशिया एंड दे set up just like a socialist economy model in our country. That's why government gave an important role to the public sector, and most of the economic activities were given only to the public sector. और आप देखिए कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जिसको मैं आगे अपने वीडियो में बताऊंगा, कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में 17 सेक्टर ऐसे थे जिनको कि रिजर्व किया गया पब्लिक सेक्टर के लिए, और 12 इंडस्ट्रीज़ को एयर मार्क किया गया फॉर प्राइवेट सेक्टर, और उसमें भी गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग थी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर के गवर्नमेंट ने 17 सेक्टर तो ऐसे रिजर्व कर दिए कि उसमें प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो ही नहीं सकती। ये बात कर रहे हैं हम 1950 से लेकर के 1990 तक की। दूसरा जो फीचर इसका रहा, दैट वाज रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर को डेवलप भी किया गया लेकिन इट वाज रेगुलेटेड, उसको कंट्रोल किया गया, उसको रेगुलेट किया गया, उसको मॉनिटर किया गया। और उसकी रेगुलेशन के लिए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948, न्यू इंडस्ट्री इन द प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट बी एस्टेब्लिश्ड विदाउट लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, कि कोई भी नई इंडस्ट्री अगर प्राइवेट सेक्टर में भी आएगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू टेक द लाइसेंस, और उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लाइसेंस के और रजिस्ट्रेशन के बिना प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा। ये फीचर था हमारी पॉलिसी का। उसके बाद एक हमने उस समय एक्ट बनाया, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, और इस एक्ट को हम MRTP एक्ट के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड MRTP एक्ट 1969, जिसमें सेवरल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए ऑन द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर। तो ये जो मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट था, इसका मतलब बच्चों ये था कि अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करना चाहती है तो उसके लिए भी उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी। एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपना फैक्ट्री में, अपनी फर्म में किसी भी तरह का प्रोडक्शन अगर वो बढ़ाना चाहते थे तो दे हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड इट वाज मेंशन्ड इन दिस एक्ट MRTP एक्ट 1969. Now all these acts, such type of act has been dissolved, so there is no question of like that, but here we are discussing the features of our plan during 1950 to 1990. अगला जो फीचर ये था कि प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट tried to protect the small scale industries, and for that purpose they restrict the entries of large industries in different sectors, and our planners made such rules that the big industries cannot produce in some sectors where only small scale industries are working. So by this way they wanted to protect
the small scale industries in this policy. And second thing, that as far as concern of the large scale industries, they were regulated, they were controlled, they were, you can say, monitored. उनको कंटिन्यू रेगुलेट किया गया, उनके ऊपर कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कंपटीशन से भी बचाया गया. दे वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंपटीशन. देन you can see that the certain areas of production were exclusively reserved for small scale industries, particularly labor intensive industries such as ready made garments, chemicals, leather products etc., जिसमें बिग इंडस्ट्रीज की एंट्री को सरकार ने बैन किया हुआ था. और अगला जो हम फीचर देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एज स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस. हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया, लेकिन उसको एक स्ट्रेटजी के तहत, एज अ स्ट्रेटजी इट वाज डेवलप्ड, एंड मोस्ट ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज वर अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल. So you can see that the industries like of electricity generation, engineering goods and iron steel industries were identified as of strategic significance, and these industries were to be developed on प्रायोरिटी बेस पर इनको डेवलप किया गया. आपने देखा होगा कि उस समय बहुत सारे स्टील प्लांट लगे जो गवर्नमेंट ने लगाए, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगे जो गवर्नमेंट ने लगाए, कई बड़े बड़े डैम बने, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे. ये सारा एक स्ट्रेटजिक प्लान था, और गवर्नमेंट ये चाहती थी कि सबसे पहले जो बिग इंडस्ट्रीज़ हैं ये सेटअप हो जाएं, जिसके बाद, क्योंकि अगर बिग इंडस्ट्रीज जिसे हम कोर इंडस्ट्री से कहते हैं, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे हो, इनके डेवलपमेंट के बिना कंट्री की ग्रोथ करना नामुमकिन था. इट वॉज इम्पॉसिबल. दैट्स वाई दे ट्राइड to make a strategy to develop these big industries. The next feature of our policy was focus on saving and investment, and at that time you can see that government provide high interest rate so that people can save money and that money can be invested. Next is protection from foreign competition. We always tried to protect our industry from the foreign competition during 1950 to 1990, and for that purpose our planner has imposed high duties on imports and quantitative restrictions like quota system were levied on the imports. That means कि ये दो चीज़ें आप समझ लीजिए यहाँ पर कि 1950 से लेकर के 1990 तक की अगर हम बात करें तो इस ड्यूरेशन में सरकार ने हमारे इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से बचाया, और इस फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए उन्होंने बाहर से जो भी सामान आता था उसके ऊपर हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई ताकि वो सामान हमारे देश में महंगा हो जाए और हमारी कंपनी के का जो सामान है, हमारे डोमेस्टिक कंपनीज का जो सामान है वो भारत में बिके. दूसरा, न केवल हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई बल्कि रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी भी अपनाई, कोटा सिस्टम भी अडॉप्ट किया कि आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा कोई सामान बाहर से नहीं मंगा सकते थे, जिसकी वजह से भी हमारे देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी वो प्रोटेक्ट रही फॉरेन कंपटीशन से. तो ये एक अगला फीचर था इसका, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रही उनका. नेक्स्ट देखिए, फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. इसके बारे में पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि द बेसिक आइडिया वाज टू सेव फॉरेन एक्सचेंज एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं. हमने प्रयास किया कि इंपोर्ट कम से कम हो और हमारे देश में सारी चीज़ें बने. देन रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कैपिटल. एट दैट टाइम वी डिडंट अलाउड द फॉरेन कैपिटल इन आवर कंट्री, और लिमिटेड फॉरेन कैपिटल वी अलाउड, एंड फॉर दैट पर्पज देयर वाज सम रूल्स. फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा इट वाज वन ऑफ देम, ताकि जो बाहर से विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है उसको भी कंट्रोल किया जा सके. देन वी अडॉप्टेड द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम, जिसमें जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्लानिंग कमीशन बना जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते थे, एक डिप्टी चेयरमैन होता था और बहुत सारे उसमें मेंबर्स होते थे. तो सारे का सारा जो प्लान था वो सेंट्रलाइज था, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था,
और देश का पूरा जो इकोनॉमिक प्लान था वो इसी तरीके, मतलब एक ही अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट या प्लानिंग कमीशन के हाथों में था. सो दीज वर सम फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लान. The next is achievements of economic planning. Now we can see that what achievement we did in our economic plan duration. क्या क्या हमें फ़ायदा हुआ, क्या हमें मिला, क्या हमने खोया, इसको हम एक क्रिटिकल अप्रेजल यहाँ देखते हैं. तो पहले हम बात करते हैं क्या क्या पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. देखिए, इंक्रीज नेशनल इनकम इंक्रीज़ हुई और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हुई. इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज एग्रीकल्चर के फील्ड में हुआ. ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन हुआ इंडस्ट्रीज़ का. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा. इनको अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम. और ये जो आपके सामने हम टेबल चार्ट दिखा रहे हैं, ये हमने 2011-12 के प्राइस पर बनाया हुआ है. और इसके हिसाब से देखें तो ये डिफरेंट जो प्लान है, चाहे हम बात करें फर्स्ट प्लान की, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दिस. So you can see the comparison that in first plan the per capita income grow like by 4.3%, then it is 4.2%, then it is 3.1%, then it is only 3%, and after that it started to rise. And here you can see in the 10th plan and the 11th plan it's almost about 7.5% and 7.5%, and here in the 11th प्लान इट इज़ ऑलमोस्ट 7.5%. 12th प्लान में थोड़ा सा बहुत कम हो गई. तो ये एक हमारे सामने हम बात कर रहे हैं अचीवमेंट की. जो इकोनॉमिक प्लान हमने बनाए, इन इकोनॉमिक प्लान से हमारे कंट्री को क्या फ़ायदा हुआ. तो पहला फ़ायदा तो यही हुआ कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, पर कैपिटा इनकम है, वो बढ़ी है. आप देख सकते हैं फर्स्ट प्लान में केवल 4.34% के आसपास थी, लेकिन 12th प्लान में ये 6 कुछ % है और 8th प्लान में और भी ज़्यादा गई. अलग अलग ईयर्स में ये बढ़ी है. तो ये एक हम अचीवमेंट बोल सकते हैं कि ये हमारे इकोनॉमिक, और ये इट वाज आवर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, या एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी है कि हर प्लान में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़नी चाहिए, जो थोड़ी बहुत हम देख सकते हैं कि बढ़ी है. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. ओवर टाइम पर कैपिटा इनकम हैज रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज इन आवर कंट्री. During the period of planning, initially the pace of growth was slow, just 2.7% during the first plan, but it picked up subsequently. जो पहले पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ थी वो केवल 2.7% थी, बाद में बढ़ी है. और 11th प्लान में हमने इसको 6% तक ये पर एनम रिकॉर्ड की गई. In 2017-18 and 2018-19 rate of increase in per capita income was 5.7% and 5.6% per annum respectively. ये लेटेस्ट फिगर 2017 और 18 और 2018-19 का. और शुरू में ये केवल कितनी थी आप देख सकते हैं, इट वाज ओनली 2.7%. So what can we say? We can say here that by due to adoption of such type of economic plan, we could achieve growth of per capita income also. The next is institutional and technical change in agriculture, और जिसको हम बहुत ही फेमस नाम से जानते हैं, वो ग्रीन रेवोल्यूशन है, जिसको मैं अगले वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करूंगा. तो दो तरीके से एग्रीकल्चर को बढ़ाया गया. एक थ्रू लैंड रिफॉर्म्स किए गए, कई तरह के उसमें इम्प्रूवमेंट किए गए, और दूसरा थ्रू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. इसके बाद अगला जो अचीवमेंट रहा वो ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ है कि 5-year प्लान गेव अ बिग पुश टू द बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन, स्टील, मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर. इन इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़बरदस्त हम कह सकते हैं कि हमारे कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई. जिन चीज़ों को हम पहले इंपोर्ट किया करते थे, आज हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं. इट शोज़ द ग्रोथ. ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम तक ये हमारी प्लानिंग की ग्रोथ रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ रही है. कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज हैव सब्सटेंशियली ग्रो टू अचीव द लेवल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, और लगभग ऑलमोस्ट जितनी भी कंज्यूमर गुड्स है वो हमारे ही कंट्री में बन रही हैं. दैट मीन्स हमने इसमें सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर ली. ये हमारा अगला अचीवमेंट इसमें रहा. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की. अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, रेलवे आज दुनिया का जो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक हमारे कंट्री का रेलवे नेटवर्क है.
पावर जनरेशन की कैपेसिटी 2300 मेगावाट थी 1950-51 में, और आज ये बढ़कर के करीब 3,56,818 मेगावाट हो गई है। ये फिगर है 31 मार्च 2019 का। तो हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी हमने बहुत ग्रोथ की है, रिवोल्यूशनरी ग्रोथ हुई है हमारे आईटी सेक्टर में, ये आप सब जानते हैं। और इंडिया हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ ग्लोबल प्लेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट बना, हब बना आईटी सेक्टर का, और हमारे इंजीनियर, हमारे टेक्नीशियंस दुनिया भर में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आईटी सेक्टर में काम कर रही है। दैट शोज़ द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो हुआ है। देखिए डेथ रेट जो है वो 6.3 थी पर 1000 2017 में, जो पहले 27 पर 1000 थी 1951 में। तो डेथ रेट में काफ़ी कमी आई है। इसके अलावा अगर हम देखें जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बच्चों, ये 32 साल थी 1951 में, और आज बढ़ कर के 69.4 ईयर्स हो गई 2018 में। ये सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट हैं। इसी पॉइंट में आप लिटरेसी रेट का हवाला दे सकते हैं कि हमारी लिटरेसी रेट भी बढ़ी है। एज रिगार्ड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, द नंबर ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैज़ इंक्रीज 3 फोल्ड, कम से कम जो है 30 गुना ये बढ़ गए हैं, और कॉलेज का 5 फोल्ड हो गया 1951 की तुलना में। अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ इस मामले में हुई है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है, दिस इज़ द वन साइड ऑफ द सिचुएशन। और आप जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक प्लान से हमें फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ, अचीवमेंट ही अचीवमेंट हुआ, कुछ फेल्योर भी रहे, कुछ हमारी मिस्टेक्स भी रहीं। क्या रहीं उसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए फेलियर ऑफ प्लानिंग इंडिया क्या थी। एक तो एब्जेक्ट पॉवर्टी, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार वापस से देख लीजिए, एब्जेक्ट पॉवर्टी, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, inadequate infrastructure and skewed distribution, these are the failure of economic plan। अब यहाँ पर हम ये देखें कि इनको डिटेल में डिस्कस करें। सबसे पहली बात करें कि हर प्लान में हमने बताया कि इट वाज आवर टारगेट टू रिड्यूस द पॉवर्टी, बट एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी वाज द सेंट्रल थीम ऑफ प्लानिंग, बट दिस इज वेयर वी स्टैंड इन इंडिया। Still you can see that the 21.9% of the population lives below the poverty line। आज भी हमारे देश की 21.9% आबादी गरीबी की रेखा के नीचे रहती है, और ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। 130 करोड़ लोगों के देश में अगर 21.9% लोग BPL हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यू कैन एस्टिमेट कि लगभग 30 करोड़ के आसपास लोग हमारे देश में BPL हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन आवर इकोनॉमिक प्लान। ये हमारे एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने आके खड़ा होता है कि इतने सालों के इकोनॉमिक प्लान के बाद, इतनी स्ट्रेटजीज़ के बाद, इतने बड़े बड़े प्लान, 5 ईयर प्लान्स बनाने के बाद भी हमारे देश में 21.9% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। और इतनी बड़ी संख्या है कि बहुत से देशों की, और किसी देशों की आबादी नहीं है जितने हमारे देश में गरीब हैं। नियरली 50% दोज हु आर एब्सोल्युटली पुअर इन द वर्ल्ड आर लिविंग इन इंडिया, और पूरे दुनिया के 50% गरीब हमारे देश में है। ये एक बहुत बड़ा फेल्योर हमारे लिए है। इकोनॉमिक प्लानिंग का ये बहुत बड़ा फेल्योर है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं दैट इज़ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि बाय एंड लार्ज वी हैव फेल्ड टू ट्रैकल इन्फ्लेशनरी स्पायरल इन द कंट्री। एक जो कुचक्र इन्फ्लेशन का बना, महंगाई का बना, हम उससे नहीं आ पाए, और हर प्लान में ये बढ़ता गया। और उससे क्या हुआ कि लोगों की जो रियल इनकम है वो टेंडेड टू इरोड हुई, मतलब इनकम बढ़ने की बजाय जो रियल इनकम है वो कम होती गई, क्योंकि महंगाई हर साल बढ़ी है। इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट बीन टेंडेड टू राइज, यानी कि जो अमीर और गरीब लोगों के बीच का जो फासला है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कुछ लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति है, दे आर होल्डिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ द एसेट्स, एंड ऑन द अदर हैंड द ह्यूज पीपल ऑफ द कंट्री आर हैविंग वेरी लेस इनकम ऑफ द कंट्री। दिस इज आल्सो अ बिग फेल्योर ऑफ आवर इकोनॉमिक प्लान। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्लान ओनली 53 lakh persons वर अनएम्प्लॉयड,
But now you see that at the end of the 11th plan, the number of unemployed people were 4 crore, and in March 2016, the number was 4.35 crore. It shows still we are having a huge unemployment situation in our country. That is the another failure of our economic plan. And the last we see about the skewed distribution. Ironically, this has been the principal failure of planning in India. Widening economic and social inequality has compelled the government to offer reservation in jobs to the economically and socially weaker section of the society. और ये जो गैप है, इकोनॉमिक गैप है, सोशल गैप है, इसको पूरा करने के लिए ही सरकार को रिजर्वेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी. स्टिल वी आर फॉलोइंग दिस पॉलिसी एंड always we are trying to reduce the gap, but still we are not succeed to reduce this gap, because still we are having a huge gap between rich and poor, and the fruits, the benefits of our GDP or economic growth are not reaching to the poor people of the country, to the last person of the line. अब जो पंक्ति में आखिरी जगह पर खड़ा जो शख्स है, उसको हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं. यह भी एक बहुत बड़ा फेल्योर है हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग का. ब्रीफली, एज ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपर्ट टीम ऑफ UNO, द इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट हैव बीन द प्रिंसिपल शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. UNO की टीम ने ये डिस्कस किया या उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे देश की जो प्लानिंग है उसका जो मेन प्रिंसिपल शॉर्टकमिंग है वो इम्प्लीमेंटेशन है और एनफोर्समेंट है. प्लानिंग हमारे देश में बहुत बनती है दोस्तों, बड़ी बड़ी प्लान, बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार बनाती है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन उस रूप में नहीं होता जिस रूप में उन प्लान्स को बनाया जाता है, और इसी वजह से वो अपने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जो टारगेट हैं वो पूरे नहीं होते हैं. तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने जो फीचर्स हैं, जो अचीवमेंट है और जो फेल्योर हैं इकोनॉमिक प्लान के, ये डिस्कस कर लिए. आगे वीडियो में मैं इकोनॉमिक जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1950 to 1990 है, इसके 3 और मेजर आप समझ सकते हैं कि टॉपिक बसते हैं. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फॉरेन ट्रेड. इनको भी मैं अपने आगे आने वाले 3 वीडियो में डिस्कस करूंगा, और उसके बाद इस तरीके से ये यूनिट और ये जो चैप्टर है ये पूरा होगा, कंप्लीट होगा. तो आप मेरे साथ बने रहिए. वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक यू. गुड नाइट.